जब चुनाव आते हैं तब तक जो है सभी पार्टियां जो है वो एक दूसरी पार्टियों पर जो है अपने आमने सामने वाले जो दल होते हैं उन पर तंज कसती हुई हमें नजर आती है, वार करती हुई, निशाने साधती हुई नजर आती है। यह है कि अगर कोई राजनीति में आता है तो दूध का धुला होता नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या कोई विपक्षी पार्टियों में से हो। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अगर देखा जाए राजस्थान में तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अशोक गहलोत के उन तमाम कार्यों को लेकर के और उन तमाम योजनाओं को लेकर के ख़ास तौर से प्रदेश में एक जो जनता का रुझान है वो कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो अशोक गहलोत की तरफ नजर आता है, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर जो उनका बयान सामने आ रहा है उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है। आखिरकार हमला कैसे हुआ, किसने हमला करवाया, अगर जब तक जांच नहीं हो जाती है, जब तक किसी पार्टी पर आरोप लगाना यहाँ पर सही नहीं होगा। जो केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई है, कहीं ना कहीं जब से विपक्षी इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ है तब से ये छापेमारी और ज्यादा बढ़ गई है। चाहे किसी भी यहाँ पर नेता का हम जिक्र करें जिनके यहाँ पर अब तक ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई हो। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाह रही है और जाहिर सी बात है कि राजस्थान के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर बात करने के बजाय भाजपा ये कोशिश कर रही है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जिन मुद्दों पर बीजेपी की केंद्र की सरकार ने काम किया है दरअसल उसको गिनवाया जाए। राज्य को तमाम लोग पसंद नहीं करते हैं और न ही तमाम लोग उनके नेतृत्व में जो है प्रदेश में सरकार बनवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर हम तरफ से देखें तो जिस तरीके से नई रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लेकर आई है, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें कि बिना सीएम फेस के यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है और जिस तरीके से हमने देखा कि जो टिकट्स भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं उसको लेकर भी भारी विरोध भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखने को मिल रहा है। भारी खुद भी करा सकते हैं क्योंकि राजनीति में अपने आप को आगे दिखाना है या अपने चेहरे को या सुर्खियों में आना है। देखिए आज के समय में सबसे ज़्यादा क्या हो गया, जो ट्रेंड में रहेगा वही दिखेगा। तो यानी कि अपने चेहरे को दिखाने के लिए लोग ऐसा करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को यहाँ सामान भेजती है, जांच के लिए संजय राउत को भेजती है, संजय सिंह को भेजती है, यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को भेजती है। तो जिस तरह से यहाँ पर जो ईडी सीबीआई और जो अन्य तमाम यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसी है उनकी जो जांच का दायरा है उसके जांच के दायरे के अंदर यहाँ पर हमें केवल विपक्ष के ही नेता देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात विधानसभा चुनाव की। दरअसल आपको बता दें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जहां एक ओर सभी पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसे में एक और चीज यहां पर देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई यहां पर सीधे सीधे विपक्षी दल के नेताओं पर देखी जा रही है। पहले यहां पर बार बार ये दावा किया जा रहा था कि जिन नेताओं पर ईडी सीबीआई का एक्शन जारी है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं। लेकिन अब विपक्ष दावा कर रहा है कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाने के लिए जानबूझकर करवा रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो दावे यहाँ पर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है उनमें कितनी सच्चाई है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान से कांग्रेस विधायक दानिश अबरार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। उन पर जानलेवा हमला होता है, उनकी कार पर अचानक से कुछ लोग आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साफ तौर पर दानिश अबरार कह रहे हैं कि उन पर हुआ हमला राजनीति से प्रेरित है, उन पर जानलेवा हमला होता है। अशोक गहलोत की अगर बात करें तो उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की जीत का दावा इस बात से है कि ईडी सीबीआई की जो रेड है वो साफ तौर पर जिस तरह से विपक्ष पर हो रही है इससे ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस चुनाव में जीत रही है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दानिश अबरार पर जो जानलेवा हमला हुआ उसे वो साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत के बयान और दानिश अबरार पर हुए हमले का आखिरकार क्या कनेक्शन है, इस चीज को समझने की कोशिश हम आज न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से करने की कोशिश यहां पर करेंगे कि क्या वाकई में दानिश अबरार पर जो जानलेवा हमला हुआ है वो राजनीति से प्रेरित है। क्या वाकई ईडी सीबीआई का जो एक्शन है उसमें किसी भी तरह से केंद्र सरकार शामिल हो सकती है। यहां पर मेरे सहयोगी अक्षय है मेरे साथ, उनसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अक्षय, अगर बात करें आज दानिश अबरार पर हमला होता है, उनका एक वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से तोड़फोड़ कराई जा रही है, जान लेने
से चुनाव नहीं जीता जा सकता। कल अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए यही बात कही कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। जो विपक्ष लगातार आरोप यहां पर लगा रहा है सत्ताधारी पार्टी पर, क्या लग रहा है कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश यहां पर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई की जा रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ी कर रही है। क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से यहाँ पर ईडी सीबीआई की यहाँ पर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को यहाँ सामान भेजती है, जांच के लिए संजय राउत को भेजती है, संजय सिंह को भेजती है, यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को भेजती है। तो जिस तरह से यहाँ पर जो ईडी सीबीआई और जो अन्य तमाम यहाँ केंद्रीय जाँच एजेंसी है, उनकी जो जाँच का दायरा है, उसके जाँच के दायरे के अंदर यहाँ पर हमें केवल विपक्ष के ही नेता देखने को मिल रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, जिस वजह से सवाल यहाँ पर केंद्र सरकार पर खड़ा हो रहा है। हमें कोई भी यहाँ पर इस तरह से बड़े स्तर पर कोई भी जानकारी, कोई भी खबर इस तरह की नहीं मिली कि यहाँ पर ईडी या कोई भी यहाँ पर किसी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीजेपी के ही किसी नेता पर कहीं ना कहीं यहाँ पर छापेमारी की हो, बीजेपी के किसी नेता को गिरफ्तार किया गया हो। तो जिस तरह से यहाँ पर जांच हो रही है, और खासतौर पर जिस तरह से अब चुनाव निकट आ रहे हैं, और एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिली है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई है, ये कहीं ना कहीं जिससे विपक्षी इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ है, तब से ये छापेमारी और ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे किसी भी यहाँ पर नेता का हम जिक्र करें जिनके यहाँ पर अब तक ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई हो, तो जिस तरह से कार्रवाई की जो प्रक्रिया अब तक नज़र चलती आ रही है, वो यहाँ पर यहीं से एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वहीं पर उन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अब वे केंद्र सरकार के दबाव में यहाँ पर तमाम यहाँ पर छापेमारी कर रही है। अच्छा अक्षय, यहाँ पर देखिए जो दानिश अब्रार पर हमला हुआ है, इसे राजनीति से प्रेरित वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में जो दानिश अब्रार हैं, उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें हराया था, ठीक है, और अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फिर से बीजेपी को उस हार का सामना ना करना पड़े, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि प्रत्याशी को यहाँ पर बीजेपी ने बदल दिया है। किरोड़ी लाल मीणा जो है बीजेपी से काफी जाने माने वो नेता है, उनके समर्थन में कहा जा रहा है कि ये जो हमला है, उनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्चस्व को बचाने के लिए उनके समर्थकों द्वारा किया गया है। हालांकि कोई सबूत यहां पर नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर देखने के लिए मिल रहा है, इसका फायदा आखिरकार क्या यहां पर कांग्रेस को होता हुआ नजर भी आएगा, या फिर सीधे सीधे कहीं ना कहीं यहां पर अगर बात करें दानिश अब्रार की, तो वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए जानबूझकर इस हमले को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से दानिश अब्रार पर हमला हुआ है और उसके तुरंत बाद ही इन्होंने इस हमले के बाद अपनी एक वीडियो भी बनाई, वीडियो जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गई। हमले के बाद ये जानकारी जो सामने आई कि वे इस गाड़ी में अपने परिवार के साथ मौजूद थे जब उनके ऊपर इस तरह का हमला हुआ। तो हालांकि ये कहना अभी तक साफ नहीं होगा, और ना ही यहाँ पर कुछ भी हम एक निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे कि हमला किसके द्वारा किया गया। यह वाकई में एक राजनीतिक षड्यंत्र था जिसके तहत यहाँ दानिश अब्रार पर हमला हुआ। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ है और जिस वक्त यहाँ दानिश अब्रार पर हमला हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या उनके सामने जो विपक्ष के उम्मीदवार है, क्या उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनका हमले में हाथ हो सकता है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये चीज़ देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल फिर एक भी खड़ा होता है, दानिश अब्रार के द्वारा जो दावा किया जा रहा है इस हमले को लेकर, किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी के बड़े नेता है, क्या यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से दानिश अब्रार दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा मुझ पर यह हमला कराया जा रहा है, तो किरोड़ी लाल मीणा जैसे बड़े यहाँ पर नेता क्या इस तरह की यहाँ पर गतिविधि को अंजाम देंगे केवल एक सीट बचाने के लिए? हालांकि राजनीति में एक सीट बहुत बड़ी चीज़ होती है और एक नेता के लिए उसकी सीट बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ये भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना भी गलत होगा कि क्या इसमें विपक्ष का हाथ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर अक्षय ने कहा कि सीधे सीधे बीजेपी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यहाँ पर नाजमीन है मेरे साथ। नाजमीन, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें, आज खबर आती है कि दानिश अब्रार पर जानलेवा हमला होता है। दानिश अब्रार जो है उसे सीधे सीधे इस हमले को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। याद दिलाना चाहूँगी कि अभी 29 जून को ऐसा ही एक हमला चंद्रशेखर आज़ाद पर हुआ था। ना तो दानिश अब्रार या उनके परिवार को किसी भी तरह की कोई गंभीर चोट लगी, ना ही यहाँ पर कोई गंभीर चोट चंद्रशेखर आजाद को लगी थी। और साफ तौर पर यह कहा गया कि खुद को राजनीति में और ज्यादा कह सकते हैं कि अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए या फिर सुर्खियों में आने के लिए यह हमला उन्होंने खुद करवाया है। तो क्या वाकई में ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी अक्षय ने कहा कि बीजेपी से नहीं जोड़ा जा सकता इस हमले को, क्योंकि कोई भी नेता एक सीट को बचाने के लिए किसी की जान तो नहीं लेना चाहेगा, तो क्या लगता है कि क्या यह हमला खुद यहाँ पर दानिश अब्रार करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी और यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी समर्थक ये कह रहे हैं कि अपने वर्चस्व को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने यह हमला खुद करवाया, क्योंकि 200 लोग उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ करते लेकिन उन्हें चोट नहीं लगती, और उसके बाद फेसबुक पर लाइव आकर वो सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी से इस हमले को जोड़ रहे। तो किस तरह से इसे देख रही हैं आप?
देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि अगर कोई राजनीति में आता है तो दूध का धुला होता नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या कोई विपक्षी पार्टियों में से हो। तो यहाँ पर जो चंद्रशेखर पर हमला हुआ या दानिश पर हमला हुआ, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर वो खुद भी करा सकते हैं, क्योंकि राजनीति में अपने आप को आगे दिखाना है या अपने चेहरे को या सुर्खियों में आना है। देखिए, आज के समय में सबसे ज़्यादा क्या हो गया, जो ट्रेंड में रहेगा वही दिखेगा। तो यानी कि अपने चेहरे को दिखाने के लिए लोग ऐसा करवा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि अपनी ही जान को क्यों मुश्किलों में डालेंगे तमाम ऐसे राजनेता। यहाँ पर अगर दानिश भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ठोस अगर सबूत उनके पास है उस बिना पर लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर जो उनका बयान सामने आ रहा है उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है। आखिरकार हमला कैसे हुआ, किसने हमला करवाया, अगर जब तक जांच नहीं हो जाती है, जब तक किसी पार्टी पर आरोप लगाना यहाँ पर सही नहीं होगा। और ऐसे में देखा जाए तो अब ये देखना होगा, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनाव को देखते हुए तमाम चीज़ें होती रहती हैं। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से नाज़मीन ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव है और चुनाव में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पर इसी से जुड़ा सवाल मैं अपने सहयोगी अबरार से लेना चाहूँगी। अबरार, देखिए जिस तरीके से नाज़मीन ने कहा, चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर दानिश अबरार जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे, कल अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ईडी सीबीआई की रेड इस बात को दर्शा रही है, इस बात पर मोहर लगा रही है कि कांग्रेस की जीत राजस्थान में तय है। आम आदमी पार्टी पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिलती है, टीएमसी पर देखने के लिए मिलती है, यूबीटी पर देखने के लिए मिलती है। तो जिस तरीके से बार बार अशोक गहलोत यहाँ पर ईडी सीबीआई पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है वोट बैंक में ये दावा तब्दील होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए राजस्थान में तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अशोक गहलोत के उन तमाम कार्यों को लेकर के और उन तमाम योजनाओं को लेकर के ख़ास तौर से प्रदेश में एक जो जनता का रुझान है वो कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो अशोक गहलोत की तरफ नजर आता है। लेकिन भाजपा जिस ढंग से इस चुनाव को किसी एक चेहरे के साथ लड़ने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाह रही है, और जाहिर सी बात है कि राजस्थान के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर बात करने के बजाय भाजपा ये कोशिश कर रही है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जिन मुद्दों पर बीजेपी की केंद्र की सरकार ने काम किया है, दरअसल उसको गिनवाया जाए और उस पर जो है वोट मांगा जाए। क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत ने भले ही पार्टी के भीतर उनकी वजह से एक टूट की स्थिति ज़रूर बनी हो, लेकिन सरकार के तौर पर काम इस बार उन्होंने करने की कोशिश की है और उसमें कई हद तक वो सफल भी रहे। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि अशोक गहलोत जब भी अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर बयान देते हैं उसमें वसुंधरा राजे का नाम जोड़ देते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरी बातों की सजा या फिर मेरी गलतियों की सजा आप वसुंधरा राजे सिंधिया को मत दीजिए। अभी उन्होंने परसों भी एक बयान दिया मीडिया से रूबरू होते, उन्होंने कहा कि मेरी तारीफ करने का जो नुकसान है वो यहाँ पर बीजेपी के नेताओं को उठाना पड़ता है, बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन लेती है, और वहां भी उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम लिया। तो बार बार अशोक गहलोत जो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम ले रहे हैं उन्हें एक सिंपैथी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो सीधे सीधे वसुंधरा राजे सिंधिया को तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी बैठ के कर लीजिए, लेकिन जीत उन्हीं की होगी और मुख्यमंत्री पद भी उन्हीं को मिलेगा? देखिए, ये दरअसल एक बड़ा खेल है, क्योंकि अशोक गहलोत जिस ढंग से आपने जिस बात का जिक्र किया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लगातार वो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दरअसल इस पूरे जो है बयानबाजी का मतलब ये है कि अशोक गहलोत ये चाह रहे हैं कि वसुंधरा राजे वर्सेस गहलोत की लड़ाई हो राजस्थान में, न कि गहलोत वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई हो। क्योंकि इस समय अगर देखा, भले ही वसुंधरा राजे की एक अपनी अच्छी पकड़ राजस्थान में जो है कई इलाकों में नजर आती है, लेकिन भाजपा में ही वसुंधरा राजे को तमाम लोग पसंद नहीं करते हैं और न ही तमाम लोग उनके नेतृत्व में जो है प्रदेश में सरकार बनवाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है इस तरीके के बयान को देख करके ये जग जाहिर करना चाहते हैं कि प्रदेश की लड़ाई प्रदेश के चेहरे के जो है इर्द गिर्द लड़नी चाहिए, न कि केंद्र के चेहरे के साथ लड़नी चाहिए। लेकिन बीजेपी पिछली बार भी विधानसभा चुनाव जो है पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ी थी और इस बार भी जिस ढंग से उन्होंने
में किसी भी जो है चेहरे को लेकर के मुख्यमंत्री जो है एक तरीके से जो है प्रत्याशी के तौर पर न तो इस ओर कोई संकेत दिए हैं और नहीं उन्होंने ये स्पष्ट जो है तौर पर कहा है कि इनको जो है ये बड़ा पद जो है चुनाव के नतीजों के बाद दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के भाजपा ये कोशिश कर रही है कि इस बार गहलोत वर्सेस केंद्र के चेहरे पर जो है राजस्थान में चुनाव हो, न कि राजस्थान के किसी भाजपा के चेहरे के ऊपर जो है चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि भाजपा के पास उस ढंग से जो है नेतृत्व करने वाला खासतौर से मजबूत चेहरा राजस्थान में इस वक्त नज़र नहीं आता और नज़र आता भी है तो उसके खिलाफ जितने लोग हैं उसको लेकर के भाजपा कभी भी ये फैसला नहीं ले सकती। जैसा कि बिहार की राजनीति में भाजपा के पास कोई प्रमुख चेहरा नहीं है जिसको लेकर के वो जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में उतर सके। तो ये पूरी स्थिति इस वक्त राजस्थान की भी नजर आ रही है। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर अबरार ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाए, और बार बार जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम गहलोत लेते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने बयानों में ये दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। और इसी से जुड़ा अगला सवाल मैं अपने सहयोगी तुषार से यहाँ पर लेना चाहूंगी। तुषार, देखिए अशोक गहलोत लगभग 2 से 3 बार अपने बयानों ये दर्शा चुके हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ नाइंसाफी जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो वो अपने बयानों में जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम ले रहे हैं, क्या वो वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर उनके समर्थकों को बीजेपी के खिलाफ करना चाहते हैं, ये दिखाकर कि आपकी महारानी को यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है, जबकि वो राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कह सकते हैं, सबसे बड़ी नेता और सबसे मजबूत नेता के तौर पर देखी जाती। किस तरह से अशोक गहलोत के इन बयानों को आप देख रहे हैं? देखिए, जब चुनाव आते हैं तब जो है सभी पार्टियां जो है वो एक दूसरी पार्टियों पर जो है अपने आमने सामने वाले जो दल होते हैं उन पर तंज कसती हुई हमें नजर आती है, वार करती हुई, निशाने साधती हुई नजर आती है। और जिस तरीके से यहाँ पर अशोक गहलोत जिस तरीके से यहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं एक टॉन्ट सा मारते हुए, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो दिखाता है कि सब चुनावी जो अब माहौल बन चुका है उसके तहत ये सब हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये भी है, भारतीय जनता पार्टी के अगर हम तरफ से देखें तो जिस तरीके से नई रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लेकर आई है, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कि बिना सीएम फेस के यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, और जिस तरीके से हमने देखा कि जो टिकट्स भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं उसको लेकर भी भारी विरोध भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखने को मिल रहा है। भारी समर्थक, भारी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं ये जो नई रणनीति लेकर आई उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी को जो है कहीं ना कहीं जो है बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप जब तक एक चेहरा नहीं लाएंगे सामने, अब चुनाव बहुत नज़दीक है, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, अगर आप जब तक चेहरा सामने नहीं लाएंगे और टिकट्स को लेकर भी जिस तरीके से पुराने टिकट्स काटे जा रहे हैं लोगों के, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, और यहाँ पर दिया को जिस तरीके से ऐसे पेश किया जा रहा है कि वो अब आगे जो है वो सीएम फेस भी हो सकती हैं, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जो विरोध जताया है वो खुद भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन सी स्टेट में भी हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम भी अगर देखते हैं, राजस्थान को फॉलो करते रहते हैं, तो हमें दिखता है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं राजस्थान के खेमे में बना हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो यहाँ पर वार करेगी और करना बनता भी है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, तो ये सब बयानबाजी तो चलती रहती है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर, जिस तरीके से राजस्थान में एक पैटर्न है, एक परंपरा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, बीजेपी दावा कर रही परंपरा बरकरार रहेगी, कांग्रेस दावा कर रही कि टूट जाएगी और कांग्रेस यहाँ पर फिर से जीतेगी। क्या लग रहा है जो 4.5 का लगभग कार्यकाल कांग्रेस ने राजस्थान में बिताया है, क्या जमीनी स्तर पर वाकई में कांग्रेस उतनी ज्यादा अपने आप को मजबूत कर पाई? क्योंकि दावों में और सर्वे रिपोर्ट्स में बहुत फर्क नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, परंपरा टूटेगी या फिर बरकरार रहेगी? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पहले वाली बात को रिपीट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस बार जो नई रणनीति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है वो उनके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर मौका भी ला सकती है। लेकिन अभी जो कन्फ्यूजन की स्थिति उनकी पार्टी में हमें देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ, उनके समर्थक उनके साथ नहीं है, अगर ये जो बागीपन जो उनके पार्टी में चल रहा है ये नहीं रुका, तो कहीं ना कहीं इसका भारी नुकसान यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। क्योंकि कई समर्थक जो इस समय उनसे नाराज हैं वो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे, कांग्रेस के खेमे में चले जाएंगे या वोट बैंक कटेगा उनका, तो इससे कहीं ना कहीं जो भारी फायदा है वो कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी तक जहाँ तक मुझे लगता है कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये कन्फ्यूजन की स्टेट बनी रहती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिखाई देगी।
वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर कहते हुए तुषार भी नजर आए कि बीजेपी जो बार बार ये कहते हुए नजर आ रही थी कि कांग्रेस लंबे समय से अंतरकलह का सामना करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं खुद बीजेपी उस अंतरकलह से जूझ रही है और जिस तरीके से तमाम तरह के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, देखना होगा कि किसके दावे यहाँ पर सच साबित होते हुए नजर आते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है कि इस बार राजस्थान में आखिरकार किसकी जीत होगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।